हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। कि किरण प्रकाशन का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग। तो दो देख लिए हैं लोग, ये तीसरा का है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 से संदर्भित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सही उत्तर पूछ रहा है कि गलत। तो चलिए देखा जाए। इसमें ऑप्शन देखिएगा कि कुल बजट परिव्यय 2,78,726 करोड़ निर्धारित किया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 लाख इतना नहीं है, इतना आपका पिछले वर्ष का था। अभी इस साल देखिएगा कि 3 लाख आपका 16,865 करोड़ के आसपास में है। तो ये आप याद रखिएगा। तो पहला तो गलत हो गया। तो ऑप्शन अगर काटिएगा तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग को मिल गया राइट आंसर। देख लीजिए, वार्षिक योजना परिव्यय 1,16,750 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों में 5,972 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसमें पूछा जा रहा है, अच्छा इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलान किया जाए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए कि शिक्षा विभाग में कितना खर्च किया गया है। तो 22,700.35। तो ए का आपका 1 हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ये 15,586। तो बी का आपका 2 हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग देखिएगा कि 10,298.78 और ग्रामीण निर्माण विभाग 8789.13। तो ये देखिएगा कि आपका डी का 4th हो जाएगा। अगर मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 7.6%। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में गेहूं की सबसे कम उत्पादकता किस जिले से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका जमुई से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में आपका रोहतास करता है। तो ये अभी ये याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि कार्यरत अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में देखिएगा कि भूमि से संबंधित कार्य आते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आ जाएगा, जिससे होटल हो गया, कोई कंपनी हो गया। तृतीय क्षेत्र देखिएगा कि ये सेवा क्षेत्र होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए कि 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मार्च 2025 रवांडा चैलेंज टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता है। तो सिद्धांत बाठिया और अलेक्जेंडर डोस्की के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस संगठन ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल विकसित की है। तो ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और देखिए DRDO का हेड क्वार्टर आपका बेंगलोर में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ये मिसाइल बनाता है। मार्च 2025 में चर्चा में रहा सफेरा टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है। तो ये आपका राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, ये नासा का पहल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 को मनाया गया पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी। इसका थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए कि अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई भारत की अंतरिक्ष तकनीकी संलग्नता रणनीति का उद्देश्य क्या है।
इसका उद्देश्य का बात किया जाए तो क्वांटम विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में ग्रीन डिजिटल कॉम्पैक्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, यू के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ग्रीन डिजिटल कॉम्पैक्ट किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना E0 FIR प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिएगा कि साइबर अपराध की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तन करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, सात्विक राइज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी को 1 मई 2025 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प चुनना है इसमें, इंडोनेशिया नौसैनिक द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कोमोंडो 2025 में 15 से 22 फरवरी 2025 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। ये एकदम सही है। राजस्थान के पोखरण में फील्ड रेंज से हाल ही में नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण मूल्यांकन किया गया। तो ये भी सही है। भारत वियतनाम तटरक्षक बल के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास होप टैंक। तो होप टैंक याद रखिए कि भारत वियतनाम के बीच में ये तटरक्षक अभ्यास है। हाल ही में 16 से 20 दिसंबर 2024 तक केरल के कोच्चि तट पर आयोजित किया गया है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प चुनना है इसमें, हाल ही में 25 जनवरी 2025 को टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषय के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। ये सही है। हाल ही में 24 जनवरी 2025 को एम्पावरिंग गर्ल्स चाइल्ड फॉर ब्रिगेडियर फ्यूचर विषय के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ये भी सही है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को यूनाइट एक्ट एलिमेंट विषय के साथ विश्व क्षय दिवस मनाया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि डी सही हो जाएगा। तीनों का तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में गलत कथन का विचार करना है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा 96,654 करोड़ रुपए था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% होगा। ये आपका सही है। गैर कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% अनुमानित था। ये आपका 2.6% नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार ऋण सकल घरेलू उत्पाद 56.1% का अनुमान है। तो ये सही है। आय पर 14.4% बढ़ने की अनुमान है। ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलत चुनना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। अक्टार्ड के अनुसार इस क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। ये आपका सही है। पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। RBI और IMF का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्यस्फीति वित्त वर्ष 2026 में 4% लक्ष्य है। तो ये भी सही है। कपड़ा उद्योग प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के विनिर्माण GVA में इसका योगदान 11% है। तो ये भी सही है, 11% है। इनमें से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है न्यू हिंडाक्यू को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि 2024 और 25 दोनों याद करना होगा आपको। अल्बानिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें देखिएगा कि आपका सही कथन चुनना है। फारसी भाषा में लिखी गई
उनकी कृति किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो 80 अध्यायों में ये आपका, तो देखिए कि ये 80 अध्याय में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एम्पायरिंग करने वाले 23 भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी कौन बने हैं या कौन है, तो ये आपके हैं के साई अशोक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें अगर मिलान किया जाए तो देखिए कि गौरव जो है ये ग्लाइडेन बम है, तो ए का 4th हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये कट गया, ये कट गया। अब इसके बाद देखिए कि नागशास्त्र प्रथम, ये आपका आत्मघाती ड्रोन है। और अग्नि बाम देखिएगा कि ये आपका विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। और हेलिना देखिएगा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो अगर बी का अगर देखा जाए तो 3 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो कौन सा पोत है, तो ये आपका हो जाएगा समुद्री प्रताप, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये आपका सही कथन का चुनाव करना है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा और सीधा और आभासी दिखाई देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक पहले जहाँ जहाँ पे है काट दीजिए, केवल एक, सभी तीनों ये भी नहीं होगा। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये एकदम सही है कि उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, ये सही हो गया। तो आगे देखिएगा कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़ी दूरी वाला अगर रहेगा तो फिर ठीक से दिखाई नहीं देगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुन तथा अपमार्जक के परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका कथन कौन सा सही है, तो दोनों ही जैव अपघटनीय हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना 1 और ना 2, ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए उपयुक्त में से कितने कथन सही है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, तो 3 ऑप्शन में से कितना कथन सही है ये बताना है। तो थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा कि उठपटांग पूछा है। देखिए पहला में, एथेनॉल एक जैव ईंधन है, इसका उपयोग पेट्रोल साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है, एकदम सही है। पेट्रोल में मिलाया जाता है लगभग 20% के आसपास, तो पेट्रोल पर निर्भरता कम हो जाता है। एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। देखिए पर्यावरण के लिए ये हानिकारक नहीं है, जो और ईंधन है उसके तुलना में बहुत कम हानिकारक है और ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं निकलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः फर्टेशन प्रक्रिया द्वारा आता है, एकदम सही है कि जिससे कि ईख का गन्ना का जो उसमें जो जूस के बाद जो बचता है अवशिष्ट या आपका मक्का का, तो उसे फॉर्मेशन किया जाता है यानी सराया जाता है, उसमें से जो निकलता है वो एथेनॉल के रूप में काम में लिया जाता है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें भी पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। तो देखिए कि न्यूरॉन तंत्र की मुख्य इकाइयाँ हैं, एकदम सही है। किडनी शरीर से विषैले पदार्थ को हटाने में मदद करता है, ये भी सही है। रक्त का पीएच मान 6.4 नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, 7.4 होता है। तो देखिएगा कि 1 और 2 सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिलाना है, तो चलिए मिलाया जाए। देखिए कि जो भी पहले आपको पता है ये आपका संगठन और संस्था है और संस्थापक है, उसे मिला दीजिए जो पहले पता है। तो अगर देखा जाए देव समाज हमको पता है कि शिवनारायण अग्निहोत्री होगा, तो पहले हम इसी को मिला देंगे, बी को 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद भारतीय सुधार संघ, भारतीय महिला संघ, अगर देखा जाए भारतीय सुधार संघ तो ये आपका केशव चंद्र सेन हो जाएंगे और देव समाज आपका शिवनारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। वहीं पे भारतीय महिला संघ एनी बेसेंट के द्वारा ये बनाया गया था और भारतीय स्त्री मंडल ये सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा। तो देखिए कि 1 का आपका 2 हो जाएगा और बी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका
4th हो जाएगा और डी का आपका 3 हो जाएगा। तो अगर देखेंगे 1 का 2 तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, और इसमें 1 का 2 और 2 का बी का 1 है, सी का 4, तो ये आपका कट गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत खोजना है इसमें। तो अगर गलत देखा जाए कि 10 रोजा गुलाम हुसैन नहीं होगा इसके संस्थापक। देखिए कि 10 रोजा का संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान थे, तो ये आप याद रखिएगा, गफ्फार खां। और गफ्फार खां को देखिए कि रेड कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा, और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हम लोग को गलत पहला ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी देखिए स्वराज के संस्थापक टी प्रकाशन, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 आयोग और सूची 2 गवर्नर दिया गया है, तो इसमें देखना है कि कौन सा होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका रैले आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा ये बनाया गया था, तो ए का आपका 4th हो जाएगा। अच्छा, रैले आयोग, 1 मिनट, रैले आयोग लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका एक का एक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सेंट्रल आयोग आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया था, तो बी का आपका 4th हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इंच कैप आयोग ये आपका लॉर्ड लीडिन के द्वारा, और लिंडसे आयोग लॉर्ड अर्विन के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका राइट आंसर 32 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब पहल शुरू किया है। तो यूथ को लैब देखिएगा कि आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ मिलकर किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय है आभासी सुनवाई, उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो ये बताना है हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे था, या कालीबंगा घगर नदी के तट पे, चनूदर और लूनी नदी होगा, लोथल भोगवा नदी हो जाएगा। तो एक एक करके देख लिया जाए। तो इसमें देखिएगा कि आपका हड़प्पा रावी नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित होता है वहाँ पे था, तो ऑप्शन नंबर वहाँ पे है भी अभी उसका अवशेष, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, घगर नदी काली चूड़ी मिलने के कारण कालीबंगा इसका नाम रखा गया, ये घगर नदी के तट पे है। चन्हू दरो देखिएगा कि लूनी नदी, ये लूनी नदी तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन लूनी नदी के तट पे नहीं है। चन्हू दरो सिंधु नदी के तट पे है, पाकिस्तान में ही है, तो ये आपको याद रखना है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत है। लोथल भोगवा नदी राजस्थान में है, तो ये सही है। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा कि पहला में दिया है जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक परमाणु में एक आत्मा होती है, सही है। अनेकांतवाद की अवधारणा जैन धर्म ही देता है, यह जीव और अजीवों के बीच कोई भेद नहीं करता है, एकदम भेद करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनमें सुदर्शन झील से जुड़े कौन जुड़ा था ये बताना है। तो देखिए कि हम जब आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण करवाता है वो अपने महामंत्री के द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा ही, तो ये हो जाएगा। अशोक भी इसका फिर से पुनर्निर्माण कराता है, और रुद्र दमन देखिएगा इसका जो अभिलेख है जूनागढ़ का, तो उसमें इसके बारे में मिलता है, तो ये भी हो जाएगा, और ये अशोक भी हो जाएगा। बिंबिसार नहीं होगा, तो 2, 3, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। गरुड़ ध्वज किससे संबंधित है। तो गरुड़ ध्वज देखिएगा कि आपका हेलियोडोटस द्वारा निर्मित एक पत्थर का खंभा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, नालंदा महाविहार की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। कभी कभी देता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए कि ये आपके हो जाएंगे कुमार गुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
ये 414 से 455 के बीच में शासन किए थे और उसी के आसपास में ये वहाँ पे अनुमोदित दिए थे, यानी कि अनुमति दिए थे ये बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। तो देखिए कि बेसारा इस्लामी कानून का पालन नहीं करने वाले सूफी सिलसिले से को संदर्भित करता था, ये आपका सही है। बासारा इस्लामी कानून का पालन करने वाले सूफी सिलसिलों का संदर्भित करता था, ये भी सही है। सूफियों को 10 सिलसिलों में संगठित किया गया था। सूफियों को 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था, ना कि 10, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र तुर्कों द्वारा भारत में नहीं लाया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका पाखावज जो है ये तुर्कों के द्वारा नहीं लाया गया था। ये आपका रबात, कानून, सितार, ये सब तुर्कों के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए कि डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था, ये इसके शासनकाल में आया था इनके, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेरशाह के निम्नलिखित में से किस अधिकारी की तुलना आधुनिक डिप्टी कलेक्टर से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकदार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे से क्या अभिप्राय है? तो राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है? तो देखिए कि चालू व्यय और चालू राजस्व के बीच में जो अंतर होता है, यानी कि जो राजस्व प्राप्ति होता है, जिससे मान लीजिए 10 रुपया प्राप्त हुआ, और चालू व्यय यानी कि आपका मान लीजिए कि 12 रुपया व्यय हो गया, तो अगर 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 में जाएगा, तो यही राजस्व घाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या संस्था विषय क्षेत्र। तो इसमें अगर मिलान किया जाए तो देखिएगा, शहीद दिवस ये कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के याद में मनाया जाता है 23 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, यानी 1 का 3 होगा। तो 1 का 3 अगर मिलान करेंगे तो ये दोनों कट गया। और देखिएगा शहीद दिवस के बारे में गुरु तेग बहादुर दिया है, तो गुरु तेग बहादुर भी हो जाएंगे। शहीद दिवस, शहीदी दिवस, सॉरी शहीद दिवस नहीं, शहीदी दिवस दिया है, तो शहीदी दिवस मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर के याद में। तो देखिए कि आपका बी का 4th हो जाएगा, तो बी का 4th, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए कि 565 रियासत को इकट्ठा किए थे, तो इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और एकता किए थे तो एकता दिवस मनाया जाता है इनके याद में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीस कुरियन के याद में मनाया जाता है, इसके पिता भी हैं, तो 4th का आपका बी सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान खूंट कटी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। और किसके बारे में? तो खूंट कटी व्यवस्था के बारे में। यह पश्चिम भारत के भीलों के मध्य प्रचलित पारंपरिक आदिवासी भूमि स्वामित्व की एक प्रणाली था। इस व्यवस्था को जमींदारी वर्ग की अनुपस्थिति से चिन्हित किया गया है, ये सही है। खूंट कटी व्यवस्था का जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन आदिवासियों के मध्य विद्रोह का कारण बना था, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, गलत इसमें पूछ रहा है, तो ये गलत है। और देखिएगा कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ेगा, उसी के आसपास में ये व्यवस्था था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, लॉर्ड रिपन के वायसराय काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई है? तो कौन सा घटना नहीं हुआ है ये आपको बताना है। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, एकदम सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का हटाया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश बाहर से अफगानिस्तान पे आक्रमण, ये आपका नहीं होगा। ये देखिए कि लॉर्ड रिपन के काल में नहीं हुआ था, तो ये आप याद रखेगा। बर्मा का भारत में विलय, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आतंकवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर आपका कृष्ण कुमार मित्र हो जाएंगे। और बाकी देखिए अश्वनी कुमार, विष्णु शास्त्री, चिलुपुनरकर, भुवनेन्द्र नाथ दत्त, ये सभी
क्रांतिकारी जो थे अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा के थे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही बताना है। इसका राइट आंसर देखिएगा कि अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी व्यक्तियों के हाथों में चली गई थी, जिन्हें सामान्य पाटीदारों की सेवाओं का उपयोग किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सही नहीं है। और देखिए कि ये 18वीं सदी मद्रास में चलाया गया था, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा और थॉमस मुनरो के द्वारा चलाया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा आधुनिक भारत में। अगला जो क्वेश्चन है 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावी किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तो देखिएगा कि बार बार क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद हो जाएगा। देखिए कि 1929 में ये स्टार्ट हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की, यानी किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में दास्ता से संबंधित 1843 के अधिनियम 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही बताना है। तो देखिएगा कि 1833 में लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा लाया गया था, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसके द्वारा स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी व्यापार की एकाधिकार कब खो दिया? तो देखिए कि चीन और चीनी दोनों पर व्यापार का एकाधिकार 1813 में खो दिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं ने स्वयं सेवक पूर्व और ग्रामीण इकाइयों के साथ मिलकर समांतर सरकार यानी प्रति सरकार बनाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 1942 के आसपास में बलिया के आसपास में देखने को मिला था। ये बलिया और साथ में देखिएगा कि आपका सतारा भी था, तो इसमें तो बलिया नहीं दिया गया है, ये आपका बी सही हो जाएगा, सतारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेडलर आयोग संबंधित है, यानी सेडलर आयोग किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा से ये संबंधित है। कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? तो देखिएगा कि ये 1917 में चुना गया था, और किनको चुना गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को चुना गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस ने पहली बार भारतीय महिला को अपना अध्यक्ष कब चुना था? तो 1925 में चुना गया था, और सरोजिनी नायडू को चुना गया था। तो ये आप याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य वस्तुकार है, यानी कि सुलह करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू तो नहीं होंगी। देखिए कि इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए 1907 में नरमपंथी और जो गरमपंथी थे वो दोनों अलग हो जाते हैं, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सरोजनी नायडू और तिलक के सहयोग से और जिन्ना के सहयोग से ये फिर से लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर से आपके दोनों एक हो जाते हैं। तो ये देखिए कि सरोजनी नायडू भी सही है और जीना भी सही है, तिलक इसमें दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी का ध्यान चंपारण के किसानों की ओर आकर्षित किया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा मद्रास अधिवेशन, ये नहीं होगा, लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा 1916, और इसी में शामिल होकर देखिए कि राजकुमार शुक्ल चंपारण आने के लिए आवेदन किए थे महात्मा गांधी से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है?
तो इसका राइट आंसर आप इसमें आपका पेरू हो जाएगा। चिली, बोल्विया, अर्जेंटीना, ये तीनों में अच्छा खासा लिथियम होता है, तो इसीलिए त्रिभुज बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हाल फिलहाल में अभी देखिएगा कि 34 बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 10,000 नए MSME के पंजीकरण करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये आपका बन गया है केरल के एर्नाकुलम में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कीवी का प्रमुख उत्पादक है? तो कीवी का प्रमुख उत्पादक देखिए है कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। कीवी फल होता है एक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के प्रमुख पत्तनों यानी बंदरगाहों में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से स्थल रुद्ध है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि ये आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। एक पहाड़ के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखेगा। आंध्र प्रदेश का ये विशाखापट्टनम है। वहीं एनोर और तूतीकोरम ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। कंडाला गुजरात जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो प्रादेशिक सीमा का विस्तार ये 12 समुद्री मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति कराती है? तो ये देखिए कि आपका सतलज नदी हो जाएगा। सतलज नदी ये कराता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना बांध है, तो ये आप याद रखेगा। लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुसाई आदिवासी आबादी को दिया गया नाम कहाँ रहते हैं ये? तो लुसाई आदिवासी कहाँ पे हैं रहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये रहते हैं नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धूपगढ़ पर्वत का उच्चतम बिंदु है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में धूपगढ़ ये आपका है। और इसका राइट आंसर सतपुरा पहाड़ी हो जाएगा पर्वतमाला, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। खनिज और प्राप्ति के अनुसार कौन सा युग में सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए कि चूना पत्थर रोहतास से निकलता है, तो ये तो सही है। चीनी मिट्टी भागलपुर ये भी सही है। और बक्साइट मुंगेर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्था 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट जारी करती है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पे देखिएगा कि एरिया फार्मूला बैठक किसके सदस्य की एक अनौपचारिक बैठक है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत सबसे अधिक किस फसल को प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने का फैसला लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मखाना। और मखाना उत्पादन में देखिए कि लगभग एकाधिकार बिहार के पास है, तो ये आप याद रखेगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? अग्नेय चट्टान का अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट जो है ये एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि पश्चिमी हिंद महासागर के सतह पर बहने वाली ठंडी धारा जो उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बहने पर घटित होती है, जो तटीय जल को उत्तर पूर्व की ओर ले जाती है, उपयुक्त में से निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा के बारे में ये बताया जा रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये डिफिनेशन देखिएगा कि सुमाली धारा के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ काला सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें बताना है कि काला सागर में कौन सी नदी नहीं गिरता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन गिरता है। तो डेन्यू नदी गिरता है, नीपर नदी गिरता है और डॉन नदी गिरता है। वोल्गा नदी नहीं गिरता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है? तो ये आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए कि बढ़ती गहराई के साथ तापमान भी बढ़ता है, ये डिफिनेशन आपका सही है, बाकी ये तीनों गलत है। और देखिए कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाए तो गुरुत्वाकर्षण दोनों कंडीशन में घटता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है चिनूक
हवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वे कृषि को लाभान्वित करते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। बाकी ये तीनों दोनों सही है। ये स्थानीय हवा है और वे अपने साथ ढेर सारी बारिश लेके आते हैं, तो ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है मध्य अक्षांशीय चक्रवात यानी कि क्या है? तो देखिएगा कि ये आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। प्रबल तापमान विभिन्नता के क्षेत्र में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप निम्नलिखित में से किस बिंदु पर यूरेशिया को छूता है? तो ये आपका देखिएगा कि मलाक्का जलडमरूमथ, बाब अल मंदेब जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ये तो आप भी जान रहे हैं कि सर्वाधिक किसका है। सर्वाधिक आपका मेघालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25.4% के आसपास ये बढ़ रहा है। 25 पॉइंट से भी ज़्यादा 27 पॉइंट आपका 97 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व तो देखिए कि सबसे ज़्यादा आपका बिहार का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है बिहार, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका वन आवरण है, तो ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है किस खनिज को दबी हुई धूप के रूप में भी जाना जाता है? तो दबी हुई धूप ब्रोडिंग सनशाइन किसे बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कोयला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति देखिएगा कि आपका श्वेत क्रांति, नीली हरित क्रांति, ये दोनों तो हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति दावा में भी संबंधित है, दावा से भी ये इंद्रधनुष क्रांति देखिए कि आपका बागवानी जो होता है बागवानी से संबंधित है, उसके बाद दावा से भी संबंधित है, जो कि दोनों में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति देखिए कि दूध से संबंधित है, हरित क्रांति आपका अनाज से संबंधित है, नीली क्रांति आपका मछली से संबंधित है, मछली पालन से। तो ये सब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कपास की खेती के कारण कौन से जिले सफ़ेद सोने के क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए कि कपास से संबंधित जो क्रांति है इसे सिल्वर क्रांति के नाम दिया गया है, और इसका राइट आंसर आपका उज्जैन शाजापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका मधेपुरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में अल्प पोषण के आंकड़े किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं? तो ये उपलब्ध कराए जाते हैं खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और इसका मुख्यालय आपका रोम में पड़ेगा, तो ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुलैवर क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहाँ बालू खनन किया जाता है? तो बालू खनन देखिएगा कि आपका सोन नदी का ये क्षेत्र है, यानी सोन नदी के तट पे बसा हुआ। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। भारत की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए कि अनुच्छेद 87 के अनुसार भारतीय यह सामान्य आगामी वर्ष के लिए शासन संबंधित कार्यसूची होती है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये तो अब हटा दिया गया है, लेकिन देखिए कि शोधन, अक्षमता और दिवाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, संसद का सत्र बुलाने आहूत करने की शक्ति किस मंत्रिमंडल समिति में निहित है? तो ये आपका हो जाएगा संसदीय मामले की समिति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के उपसभापति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा कि इसमें भारतीय संविधान में उपसभापति के पद का उल्लेख किया गया है, तो ये तो किया गया है, तो ये तो सही है। वह स्वतः उस संसदीय समिति का अध्यक्ष बन जाते हैं जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा।
स्वतः नहीं बनते हैं, उन्हें बनाया जाता है, जो उसमें उसके सदस्य रहते हैं। उपसभापति वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह भारत की संचित निधि पे भारित है, ये भी सही है। उपसभा अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें आपका मिलान करने के लिए दिया गया है व्यक्ति और पुरस्कार। तो इसमें देखिएगा कि आपका पॉल लिंच हो जाएंगे, जिम जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार ये जीते हैं, तो एक का आपका फोर्थ हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, पॉल लिंच ये आपका बुकर पुरस्कार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए का एक हो जाएगा। सुगांती सुंदरराज ये आपका बी का 2 हो जाएगा। ये राष्ट्रीय पुरस्कार जीती हैं, ये आपका PRSI के द्वारा दिया जाता है। सफाना हुसैन वाइज पुरस्कार और मुरली श्रीकांत जिमी जॉर्ज फाउंडेशन। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि आपका सभी के सामने ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों के लिए एक मौलिक अधिकार है? तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 32 में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार देखिएगा कि USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ में याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसके बारे में बताया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है, ये संसद में निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़ को किसकी सिफारिश पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो ये सिफारिश किया गया था शाह आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। RTI अधिनियम राज्य सूचना आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है? तो ये बाध्य करता है राज्य विधायिका को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है, 96 के बाद हम लोग देखेंगे लोग। संसद में एक साधारण विधेयक को पेश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव रखा जा सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव रखा जा सकता है? तो देखिए कि यह कि विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर है इसका, विलोपित किया गया संपत्ति अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार अब देखिएगा कि मूल अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300 के 1 में डाल दिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितने समय अवधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश 6 माह के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है, ये सही है। ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, ये भी सही है। भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो देखिए कि सभी राज्यों में नहीं है, हालांकि त्रिस्तरीय तो है ही लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में अरण्य नामक वन रोपण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान प्रणाली संचालित नहीं की जाती है? तो ये आपका नहीं किया जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी देश में मुद्रा के अवमूल्यन के निम्नलिखित में से कौन से संभावित लाभ हैं? तो संभावित लाभ देखिएगा कि आपका संप्रभु ऋण का बोझ कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नौकरी संबंधित रिक्तियों के क्षेत्रीय अथवा व्यवसायिक पैटर्न और कामगारों की उपलब्धता के पैटर्न में मेल न होने पर निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो ये आपका परिणाम क्या होता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाता है, तो ये बेरोजगारी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है।
मौसमी बेरोजगारी उसे बोला जाता है कि खास मौसम में तो मिलता है रोजगार, लेकिन उसके बाद नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप देखिएगा कि जब गेहूँ चावल बुआई होता है तो उस समय मजदूरों की काम होता है, तो मजदूर उस समय खोजा जाता है, और वही मजदूर जब बुआई हो जाता है, कटाई हो जाता है, तो फिर खाली बैठते हैं, तो इसे मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है। और चक्रीय बेरोजगारी देखिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है लेकिन उससे उसका पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो वो एक चक्र में बंधा हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। कैंसर का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सत्य कथन यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये बताना है। तो देखिएगा कि कैंसर विशिष्ट एल्गोरिदम बनाने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग करके कैंसर का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, ये सही है। यह बहु संस्थागत परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषण है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस प्रतिशत को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है? तो ये अधिक राशि देखिएगा चुकाता है किस कंडीशन में? तो सांकेतिक ब्याज दर इसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस सांकेतिक ब्याज दर यानी कि उसका ब्याज दर उस व्यक्ति पर निर्भर करता है ये कितना ब्याज दर तय करेगा। बिहार राज्य सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? तो ये तो आप भी जानते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का बिहार में जमा और अग्रिम दोनों में सबसे अधिक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ए सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? तो शिवहर में सबसे ज़्यादा है 1800 से भी ज़्यादा, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 109 के बाद 110 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रोवेव हथियार नहीं है? तो देखिएगा कि आपका लेजर जो है ये माइक्रोवेव हथियार नहीं है, ये तो बीम है। आपका जो प्रकाश होता है उसको एक बिंदु पर लाया जाता है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। बाकी सोनार सोनिक ये सब आपका ये है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसे क्या करता है, तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब नरम बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, इसका क्या कारण है ये पूछ रहा है। तो देखिए फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में गमन करता है तो क्या घटित होता है? तो क्या घटित होता है, तो देखिएगा कि यह धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीशा विषाक्तता के कारण हो सकता है, यानी कि शीशा में जो जहरीला पदार्थ है, तो ये आपका टेफ्लॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका देखिएगा, इसकी विद्युत चालकता उच्च होती है लेकिन प्रकाश संबंधित पारदर्शिता बहुत निम्न होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बिना सोडा वाटर, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि जो सोडा वाटर होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसीलिए जब पेट के गड़बड़ी होता है तो उसमें पिया जाता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपित होना है, तो ये आपका राइट आंसर देखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत पे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि गैसो हल है, यानी कि गैसो हल क्या है? तो गैसो हल देखिए कि एथिल एल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माइक्रो रिमेडिएशन एक जैव उपचार तकनीक है, यह संदूषकों को भी घटित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग करती है? तो ये आपका हो जाएगा कवक का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाद पालयन
एक सुविधा है, तो ये देखिए कि फाइटोट्रॉन, ये किसका सुविधा है, तो ये आपका नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये लेमेरिया से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंखों के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपका दृष्टि पटल पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गोत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडी से उत्पन्न होता है, तो ये आपका उत्पन्न होता है पेशी दुपोषण से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो ये आपका जापानी एन्फेलेंसाइटिस के उन्मूलन में ये सहायक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कुनैन को मलेरिया की एक प्रमुख दवा है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त किया जाता है, देखिए कि उसके छाल से प्राप्त किया जाता है। तो छाल नहीं दिया है तो आवृत्ति बीजी ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सिनोपोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका एंजियोस्पर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राप्तीय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है और संचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन प्रोटीन नहीं है, तो ये आपका ऑक्सीटोन्स जो है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी केराटिन, फाइब्रोसिस, एस्ट्रोजन ये सब प्रोटीन के एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग अल्कोहल के विष हरण के लिए जिम्मेवार है, तो ये आपका देखिए कि लीवर जो है ये विष हरण के लिए जिम्मेवार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सात्विक रक्त दाता कहा जाता है, क्योंकि उसमें देखिएगा कि आपका रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये सभी का रक्त ले सकते हैं। और वहीं पे देखिए कि जो ओ है उसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है, तो ये किसी को भी रक्त दे देता है, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है, तो वह देखिएगा कि आपका फास्फोरस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बृहद्रंथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा, कैरिका जैथिन हो जाएगा। कैरिका जैथिन के कारण पपीता पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 नहीं होगा, 383 हो जाएगा। और बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 सही है। बिहार भारत के कुल 383 भी नहीं होता है, 345 किलोमीटर है, तो ये याद रखिएगा। बिहार के भौगोलिक कुल लंबाई 2.86% है भारत की तुलना में। बिहार का क्षेत्रफल 94,163, तो ये तो आपको पता ही होगा। और बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, नागी एवं नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है, तो ये आपका हो जाएगा जमुई में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक भू दृश्य तटीय आपदाओं के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्राइक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित जन प्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाना है, तो घटते क्रम में अगर सजाना है तो देखिएगा जिला परिषद हो जाएगा, उसके बाद मुखिया हो जाएगा, फिर पंचायत समिति और वार्ड तो सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि जलदीपारा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ेगा बंगाल में, तो ये तो असम में नहीं होगा, तो ये तो गलत है, बंगाल में है। और वहीं पे देखिएगा कि सैज वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में, ये एकदम सही है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका
मीठे पानी के कछुओं को समर्पित है, दुनिया का एकमात्र ये आपका अभयारण्य है और ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनटीजी की ईस्टर्न जोन बेंच किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की 17% जनसंख्या 10 से 19 आयु के 72 है, यानी उसके बीच में है, तो इसका राइट आंसर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यानी कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे इसी पैटर्न के अनुसार क्या आएगा, तो इसे देखिएगा कि यहाँ पे एक आपका आई सी दिया गया है, उसके बाद यू दिया गया है, तो अगर इसी पैटर्न पे अगर देखा जाए कि आई से एफ कितना ज़्यादा है, सी से आपका ये कितना ज़्यादा है, फिर ऐसे ही बढ़ते घटते जाएगा, तो इसे बढ़ा घटा लीजिएगा, बहुत इजी है। ये आपका डी हो जाएगा। यदि 12 आमों का क्रय मूल्य 16 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताना है। तो इसमें तो आपका देखिएगा कि कितना आम दिया गया है, 16 आम दिया गया है, 16 माइनस 12 कर दीजिए और कुल आम जितना है उतना रख दीजिए, तो यहाँ पे 16 आम हो जाएगा। 16 में से 12 जाएगा 4 हो जाएगा और 16 यहाँ पे आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 बार में जा रहा है तो यानी 25% हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ प्लस है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 13 और सी 8 दिया है, तो सी का क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस रख दीजिए। यहाँ देखिए कि जी का अर्थ माइनस है, तो जी जहाँ पे है वहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ पे माइनस रख दीजिए। सी जहाँ पे है गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना कर दीजिए, ऐसे ही रख के और उसे सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 70 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि शब्द पॉकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ये अंग्रेजी वर्णमाला है, तो ऐसे रखिएगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, एक जो है ये अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सभी परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 9 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में शेष पर 2 रहता है। तो इसमें आप भाग दे के आसानी से दे सकते हैं, तो इस सब में भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 992 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो एक क्रम में सीधे पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं और बी के दाईं केवल 2 व्यक्ति हैं, एम जी के दाईं, तो ये आपका ऐसे करके पंक्ति में और बैठा देना है, तो ये तो इजी ही होता है। इसका जो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ा जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिए कि बी आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसे भी बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि एटम को इतना लिखा जाता है, बोर्ड को इतना, तो उसी कोड भाषा में बी का क्या हो जाएगा, तो बी का क्या कोड है ये तो आप बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो 149 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, और 150 का आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए कि मैथ रीजनिंग हम नहीं बनाए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और कोई भी मैथ क्वेश्चन बनाने के लिए उसके बारे में अच्छा से समझाना पड़ता है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो देखा जाएगा। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। और उसके बाद एक चीज़ है कि ये सिलेबस के अनुसार इतना नहीं दिया गया है, सिलेबस के अनुसार दिया रहता तो प्रतिशत ये सबसे दिया रहता तो ज़रूर बनाते। रीजनिंग पूछता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछता है या नहीं पूछता है, तो इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सलाह देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं।